नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 15 है, उसमें कहता है कि ऑलवेज यूज़ द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ ऑल द क्वांटिटीज़। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर? तो बेसिकली मैंने अभी प्रीवियस पॉइंट में कहा था कि आप लोगों ने प्रीफिक्सेस जो है वो याद कर लेनी है। तो उसका मेन पर्पस यही था कि आप लोग न्यूमेरिकल्स में स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज़ कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास क्यू जो होता है वो सी वी के इक्वल होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने जस्ट एक एग्जांपल ली है। अब क्यू का यूनिट हमारे पास क्या होता है? चार्ज होता है, कूलम का फ्रॉड होता है, और इसका जो हमारे पास जो है वो वोल्ट होता है। ठीक हो गया। अब कभी कभार हमारे पास, कभी कभार क्या, मोस्टली कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में माइक्रो फ्रॉड गिवन होगा, मेगा या मिली वोट सॉरी गिवन होगा। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट जो है वो प्रीफिक्सेस यहाँ पर यूज़ नहीं करता फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या होगा? उसका आंसर वो कूलम में लाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका आंसर को कूलम में नहीं होगा, उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या कर लेना, अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को जो आप लोगों का कैपेसिटेंस है वो माइक्रो जो है वो फेराड में गिवन है, तो उसको आप लोगों ने क्या कर लेना है, पहले कन्वर्ट कर लेना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻6 फेराड मल्टीप्लाई, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे विद 10⁻⁻2, क्योंकि ये मिली वॉट है। फ्रॉड वाट। अब ये जाकर हमारे पास कूलम की इक्वल आएगा। अदरवाइज़ हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि 1 फेराड मल्टीप्लाई मिली वॉट, इट इज़ नॉट इक्वल टू कूलम, 1 कूलम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने उनको प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो दैट इज़ वाई हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेट आएगा। अदरवाइज़ हमारा आंसर जो होगा वो रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा आप लोग अपने पास जहन में एक और पॉइंट भी रख लें कि अगर हम लोग 1 को डिवाइड करें 0 के साथ, या 0 को डिवाइड करें 1 के साथ, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जब भी हम लोग जो है वो 0 को किसी भी चीज़ के साथ डिवाइड करेंगे, चाहे वो 1 है 2 है, तो हमारे पास आंसर हमेशा 0 ही आएगा। 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग, हमारे पास आंसर जो है वो 0 ही होगा। लेकिन अगर हम लोग 1 को 0 के साथ डिवाइड करें तो फिर हमारे पास एरर आता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी है, और इस पॉइंट को भी हमेशा ध्यान में रखने की कोशिश करें कि इस तरह के जो मेडिकल टाइप्स क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं किसी भी प्रैक्टिस बुक के अंदर, तो उनको लाजमी सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो, और जब आप लोगों के मेन टेस्ट में अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप लोग उसको ईजिली टैकल कर सको। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 17 में कहता है कि मेक योर ओन फार्मूला शीट्स एंड रिवाइज दैम ऑन डेली बेसिस। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी फार्मूला शीट्स बनानी है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कोई चैप्टर रीड कर रहे हो तो अपने पास एक रफ पेज रखें या अपने पास कोई कॉपी रखें। ठीक है, कोई भी फार्मूला आपको मिलता है आप उसको जस्ट नोट डाउन करो अपने पास। ठीक है, दिस एंड दैट वे एट द एंड आप लोगों के पास एक फार्मूला शीट बन जाएगी, उसको आप लोगों ने डेली बेसिस पर रिवाइज करना है एंड उस पर एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करना है। या जब भी आप लोग एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस बुक उठाकर बैठेंगे तो आप जस्ट उससे पहले जो है वो जस्ट एक रीड दे दें उन फार्मूलाज़ को, उसके बाद आप लोग सॉल्व करें तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी, और वही सेम फार्मूला शीट आप लोगों को आपके मेन टेस्ट में भी हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल आप लोगों का अब लास्ट डे है, नेक्स्ट डे आप लोगों का टेस्ट है, अब आप लोगों के पास टाइम इतना नहीं है कि आप लोग सारी फिज़िक्स को जो है वो दोबारा से रिवाइज़ करें, तो उस वक्त आप लोग जस्ट उन फार्मूलाज़ को भी रिवाइज़ कर सकते हो। बाकी चीज़ें तो बंदा इजीली जो है वो रिकॉल करके एमसीक्यूज़ में पुट कर लेता है, लेकिन असल में ये जो न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स वगैरह जब आते हैं एमटीकैट में तो वो बंदे को बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो उसके लिए फार्मूलाज आप लोगों को फिंगर टिप्स पर याद हो, वो किस तरह याद हो सकते हैं कि जस्ट आप लोगों ने फार्मूला शीट बनानी है और उन पर जो है एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है और उनको डेली बेसिस पर रिवाइज करना है। इन दिस एंड डैट वे ये जो फार्मूलाज होते हैं ये आप लोगों को आपकी फिंगर टिप्स पर याद हो जाते हैं, आप लोगों के जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो सेव हो जाते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कोई फार्मूला या किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर की हम लोग सिर्फ बात करते हैं अभी, उसमें से हम लोग एफ इज इक्वल टू एम ए की बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, मोस्ट कॉमन फार्मूला मोस्ट लोगों को ये फिंगर टिप्स पर याद होता है। अब वो याद क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने ये फार्मूला बहुत यूज़ किया है। अब सेम इसी जो है वो फार्मूले से अगर आपके मेन टेस्ट में कोई क्वेश्चन आ जाता है
तो आप लोग इजीली उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो कि यार हाँ यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ होना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल एज सच प्रैक्टिस नहीं की हुई, जस्ट एक मरतबा पढ़ा हुआ है, 2 मरतबा पढ़ा हुआ है, तो जब मेन टेस्ट में वो सेम फार्मूले से कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बन कर आएगा तो आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये गारंटीड श्योर्ड है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी बंदे को टेंशन होती हैं, बंदा डिप्रेशन में होता है, बंदे को एनजाइटी हो रही होती है, वो कंफ्यूज होता है, तो वहाँ पर फिर इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें भूल जाती हैं। तो ये याद हो सकती हैं जब आप इनको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, डेली बेसिस पर रिवाइज करोगे, इन पर प्रैक्टिस करोगे, इन दिस एंड डैट पे आप लोग मेन जो आप लोगों का टेस्ट होगा उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। जब आप लोग न्यूमेरिकल पढ़ोगे तो डायरेक्ट आप लोगों के जहन में ये चीज़ आएगी कि हाँ ये तो मैंने वहाँ पर सॉल्व किया था, इस प्रैक्टिस बुक में मैंने यहाँ सॉल्व किया था, ये वही उसी तरह उसी टाइप का MCQ है। तो आप लोग फिर उस MCQ को ईजिली विद इन वेरी लेस टाइम आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। तो अच्छा, अब इसमें हमारे पास पहली बात है कि आप लोगों ने फार्मूला शीट बनानी है, ठीक है, उसको रिवाइज करना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। अब जब आप लोग फार्मूला शीट बनाते हो, आप लोग की फॉर एग्जांपल अब फार्मूला शीट बन गई है, फिर उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सेम फार्मूलाज को कंपाइल करना है। अब जैसे हमारे पास देखिए फोर्सेस के जो है वो डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, F=ma होता है, F=mg होता है, F=qEb होता है, इस तरह से और भी बहुत से फार्मूलाज हैं फोर्स के। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है कि उन फार्मूलाज को कंपाइल करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 फार्मूला जो है वो ये एक चैप्टर में है, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में 3rd चैप्टर में है, और ये जो फार्मूला ये हमारे पास सेकंड ईयर फिज़िक्स में 1st चैप्टर में है। तो इस तरह से बंदे को याद नहीं रहती ये चीज़ें। फोर्स का उन्होंने न्यूमेरिकल में पूछा होता है कि फोर्स फाइंड करो, लेकिन उन्होंने चार्ज दिया होता है, तो उस वक्त बंदा कंफ्यूज होता है कि यार ये तो फोर्स के फार्मूले में आता ही नहीं है। तो जब आप लोग फार्मूलाज को कंपाइल करके लिखोगे तो ये आप लोगों को ईजिली वहाँ पर समझ आ जाएगी कि हाँ यहाँ पर तो फोर्स का ये वाला फार्मूला जो था जिसमें चार्ज भी है, F=QE। तो उस वक्त फिर आप लोगों को ये बहुत जो है वो आसानी होगी। सो दैट इज़ वाई आप लोग ने क्या करना है कि फार्मूला शीट बना लेनी है, उसमें से फिर जो सेम फार्मूलाज के हैं, सेम क्वांटिटीज़ को उनको आप लोगों ने जस्ट कंपाइल कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इसी सेम फार्मूला शीट में आप लोगों ने क्या करना है कि अपने पास इनके रिलेशंस भी चेक कर लेने। अब फॉर एग्जांपल हम लोग इसी जनरल फार्मूला को लेते हैं, F=ma को। अब यहाँ पर हमारे पास ये शो कर रहा है कि हमारे पास F का m के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, F का एक्सेलरेशन के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन हमारे पास इस मास का एक्सेलरेशन के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो इस तरह से रिलेशंस भी आप लोगों ने चेक कर लेने हैं और कोशिश करें कि ये आप लिख भी लें साथ, ताकि ये भी आप लोगों के ज़हन में बैठ जाएँ। अब इस तरह से MCQs आते हैं। फॉर एग्जांपल वो आपसे कहते हैं कि हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं, M1 एंड M2। M1 का मास जो है वो M2 से डबल है या ट्रिपल है, तो फोर्स किसकी डबल ट्रिपल, ये वो चीज़ें। इस तरह से जो MCQs होते हैं वो इसी तरह से जब आप रिलेशंस बनाते हैं तो आप लोग ईजीली जो है वो इस तरह के MCQs को सॉल्व कर सकते हैं विद इन वेरी लेस टाइम। अगर आपकी इन चीज़ों पर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप लोग लगे रहेंगे सारा दिन, आप लोगों से ये MCQ सॉल्व नहीं होंगे। तो उसके लिए यही है कि आप लोगों ने फार्मूला शीट बनानी है, उसमें सेम फार्मूलाज को कंपाइल करना है, एंड थर्ड थिंग इज़ डैट कि उसमें आप लोगों ने रिलेशन चेक करना है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लोग पावर की बात कर लें, एक और एग्जांपल देते हैं। पावर के हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, P=IR होता है, P=V²/R होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने डिफरेंट पावर्स के फार्मूलाज को कंपाइल करना है, फिर उसमें से रिलेशंस भी देखने हैं कि हमारे पास अब यहाँ पर देखिए पावर का V के स्क्वायर के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है और रेजिस्टेंस के उसका इन्वर्स रिलेशन बन रहा है। अब फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि अगर हम लोग V को डबल करते हैं तो इसका पावर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे ये भी डबल होगी, कुछ बोलेंगे हाफ होगी, लेकिन अगर आपने अपनी फार्मूला शीट के अंदर ये चीज़ क्लियर कट लिखी हुई कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ V, तो आप लोग डायरेक्टली उस MCQ में ऑप्शन को टिक करेंगे कि हमारे पास जो पावर होगी वो 4 टाइम इंक्रीज़ होगी। इन दिस एंड दैट पे आप लोग जो है वो ईजिली जो है वो इस तरह के MCQs को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के MCQs के साथ टैकल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल हो जाती है एट एंड ऑफ द, क्योंकि आप लोगों ने बायो की चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती हैं, केमिस्ट्री की भी रखनी होती हैं, फिज़िक्स की भी रखनी होती हैं, इंग्लिश के रूल्स भी रखने होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के जो ट्रिक्स होती हैं वो भी ध्यान में रखनी होती है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो आप लोग कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप लोग जस्ट इनको कोशिश करो कि बार बार रिवाइज करो, इन पर प्रैक्टिस करो, इन दिस एंड डैट पे आप लोगों को कभी भी नहीं बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 18 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास टेम्परेचर कन्वर्जेंस क्या है। तो बेसिकली आप लोगों को ये चीज़ें लाजमी पता हो, क्योंकि अक्सर उन्होंने न्यूमेरिकल्स में हमारे पास जो टेम्परेचर की वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास वो सेंटीग्रेड में दी होती हैं, फ़ारेनहाइट में दी होती है। तो आप लोगों ने जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो
केल्विन होती है, तो आप लोगों ने केल्विन यूज़ करनी होती है, ठीक है। एंड सो दैट इज़ वाई कन्वर्जन आप लोगों को लाजमी पता हो, क्योंकि अगर आप लोग सेम उसी यूनिट के साथ जो है वो अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप लोगों को टेम्परेचर कन्वर्जन्स लाजमी आती हों। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, मेमोराइज था स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ एज इट इज़। अब जो इस तरह की रेडियंस वाली रेवोल्यूशंस वाली वैल्यूज़ होती हैं, इनको आप लोगों ने याद कर लेना होता है। अक्सर ये भी न्यूमेरिकल्स में आ जाती हैं। इवन तो ये भी एमसीक्यू में 2 से 3 बार पास होगा कि 1 रेडियन इज़ इक्वल टू। तो इस तरह की जो स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज़ होती हैं, इनको भी आप लोगों ने याद कर लेना है। 1 रेवोल्यूशन हमारे पास 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, और ये 2 पाई रेडियन हमारे पास 360 के इक्वल होता है। सो दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरह की जो स्टैंडर्डाइज वैल्यूज़ है ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। इसके अलावा हम लोग फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, 1 किलोवाट इज़ इक्वल टू 3.6 मेगा जाउल। अब मेगा की वैल्यू क्या होती है, मेगा हमारे पास 10⁻6 होता है, ठीक है। सो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास 1 किलोवाट इज़ इक्वल टू 3.6 मतलब 10⁻6 जाउल। तो इस तरह की वैल्यूज़ जो छोटी मोटी वैल्यूज़ होती हैं, ये भी आप लोगों ने याद कर लेनी है। जिस तरह से आप लोग फार्मूला शीट बनाते हो ना अपने लिए, तो उस तरह से इन वैल्यूज़ को भी आप लोग अपने पास लिख लिया करो, क्योंकि ये वैल्यूज़ भी भूल जाती हैं फार्मूलाज की तरह। जब इनको भी आप लोग याद रिवाइज करोगे, ठीक है, एंड एमसीक्यूज़ में यूज़ करोगे, तो ये वैल्यूज़ भी आप लोगों को कभी नहीं भूलेंगी, ठीक है। एंड बस इसमें यही है। उसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 20 की तरफ आते हैं। इसमें असल में यहाँ से अक्सर एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने लाजमी ध्यान में बैठा लेने हैं। अब कहता है कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, वायलेंट रेज, अल्ट्रा वायलेंट रेज, एक्स रेज और गैमा रेज, ये सीक्वेंस आप लोगों ने याद कर लेनी है एज इट इज़, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब अगर हम लोग इसमें लेफ़्ट टू राइट जाएँ, मीन्स दैट यहाँ से यहाँ तक आएँ, तो हमारे पास एनर्जी इंक्रीज़ होगी, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होगी और मोमेंटम भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन वेव लेंथ डिक्रीज़ होगी। अब एमसीक्यूज़ में आता है, अब फॉर एग्जांपल आप लोगों को उसने पहले 4 दी हों, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, आईआर और वायलेंट रेज दी हों, तो आपसे पूछे कि एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो वो वायलेंट रेज की ज़्यादा होगी। फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, तो वो वायलेंट की ज़्यादा होगी। मोमेंटम किसका ज़्यादा है, वो वायलेंट का ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वो बोले कि कम किसका होगा, लोएस्ट किसका होगा, तो वो रेडियो वेव्स का होगा। फ्रिक्वेंसी भी रेडियो की कम होगी, मोमेंटम भी रेडियो का कम होगा, ठीक है, इस तरह से। और वेव लेंथ क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो वेव लेंथ हमारे पास रेडियो वेव्स की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उस वक्त फिर आप बोलेंगे कि वायलेंट की वेव लेंथ जो होगी वो कम होगी। इसके अलावा हम लोग कलर्स की बात करते हैं। हमारे पास अक्सर यहाँ से भी एमसीक्यू आ जाता है, लाजमी नहीं कि डायरेक्ट इस तरह से एमसीक्यू आए, लेकिन वो घुमा फिरा कर आप लोगों को एमसीक्यूज़ दे सकते हैं। अब ये रेड है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेंट। अब ये कलर्स की सीक्वेंस आप लोगों ने इस तरह से याद करनी जिस तरह से आप लोगों ने इनकी सीक्वेंस याद की थी। अब इसमें भी सेम चीज़ है, हमारे पास इसमें एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, मोमेंटम इंक्रीज़ होगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ होगा, ठीक है। वायलेंट का मोमेंटम ज़्यादा होगा, वायलेंट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, वायलेंट की एनर्जी भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। लेकिन हमारे पास जो वेव लेंथ होती है वो डिक्रीज़ होती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो वायलेंट की वेव लेंथ कम होगी, रेड की वेव लेंथ ज़्यादा होगी, लेकिन रेड की एनर्जी कम होगी, फ्रिक्वेंसी कम होगी, मोमेंटम कम होगी एज़ कम्पेयर टू द ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेंट। तो ये जो चीज़ें ये भी आप लोगों ने अपने जहन में रख लेनी है। तो ये थी आप लोगों की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो, ठीक है, जो कि आप लोगों को फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा आसानी प्रोवाइड करेगी इंशाल्लाह। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है कि इस पर प्रैक्टिस करनी है, इसको जो है वो यूज़ करना है अपने एमसीक्यूज़ में। इन दिस एंड दैट आप लोगों को जो है वो फाइनल जो आप लोगों का मेन टेस्ट होगा उसमें बहुत आसानी होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।